अगर आप कक्षा 12 इतिहास विषय के विद्यार्थी हैं तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है। जहाँ भी एनसीईआरटी सिलेबस लागू है उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो बड़ा ही महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम छोटे बड़े सभी प्रकार के प्रश्न आंसर सहित हल करेंगे, यानी उनको देखेंगे, उनको डिस्कस करेंगे। और राजस्थान बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए भी अति महत्वपूर्ण है, उनके वार्षिक एग्जाम जो भी चल रहे हैं, इसके अलावा वार्षिक जो बोर्ड एग्जाम है उनके लिए तो ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसे सीबीओ जो वेंडर है उनके द्वारा जारी किया गया है। तो चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। तो आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। दूसरा अध्याय है, पहले अध्याय का वीडियो अपलोड हो चुका है, उसे आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, जिसका लिंक आपको आई बटन में भी मिल जाएगा। वहां पर मिशन मेरिट नाम से आपको प्लेलिस्ट बनेगी, उसके अंदर आप देख लीजिए, या फिर कक्षा 12 जो महत्वपूर्ण प्रश्नों से संबंधित है उस प्लेलिस्ट में भी आपको भूगोल है, इतिहास है, इन सभी विषयों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न वहाँ पर मिल जाएंगे। इसके अलावा ऐसे और भी महत्वपूर्ण प्रश्न आप मेरे ब्लॉग कबीर क्लासेज 58 से भी प्राप्त कर सकते हो, जिसमें बदलता हुआ देहात, नगर एवं व्यापार, मूल बातें, अभिलेखों साक्ष्य की सीमा, इन सभी टॉपिक्स को ये अंदर शामिल किए हुए हैं। क्योंकि अध्याय संख्या 2 के अंदर आपके सिलेबस के अंदर ये उप टॉपिक्स दिए गए, उन टॉपिक्स के आधार पर ही यहाँ पर क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। जातक कथाएं पहले पूछा है कौन सी भाषा में रची गई, तो जातक भाषा है पाली भाषा में। आपको समझना जातक पता ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। जातक कथाएं किससे? बौद्ध धर्म से संबंधित। और है क्या जातक कथाएं? ये गौतम बुद्ध उनकी पूर्व जन्म की जो कथा है उन कथाओं को जातक कथाओं के नाम से जाना जाता है। इनकी संख्या लगभग 549 के आसपास है। किस जातक में कुटिल राजा का वर्णन है? तो जो गंग तिंदु नामक जो जातक कथा उसके अंदर एक कुटिल राजा का वर्णन है, जो आपकी बुक्स के अंदर आया हुआ है। उपज बढ़ाने हेतु सिंचाई के क्या साधन थे? तो इस समय जो उपज बढ़ाने के लिए सिंचाई के लिए कुएं हुआ करते थे, तालाबें हुआ करती थी और नहरें, कुओं के द्वारा पानी को बाहर खींच करके उनसे खेतों में सिंचाई की जाती थी। तालाब से लोग नहरें वगैरह निकाल करके उसके द्वारा भी सिंचाई किया करते थे। अगला क्वेश्चन संख्या 4 है, गृहपति किसे कहा गया है? तो देखो यहाँ पर गृहपति छोटे किसानों और जमींदारों को आ गया। देखो गृहपति अलग है, एक हमें गृहपति भी शब्द देखने को मिलता है, और यहाँ पर गृहपति किसको कहा गया? जो छोटे किसान हैं और जो जमींदार लोग हैं उनको गृहपति कहा गया। बड़े जमींदारों के लिए यहाँ कौन सा शब्द प्रयोग होता है? तो बड़े जमींदारों को या वेलार कहा जाता है, वेलावर कहा जाता है। ठीक है, तो ये अलग अलग चीज़ें इनको याद रखना, ये बड़े वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। आगे हम देखेंगे, और ये भी ध्यान रखना जो कंपटीशन एग्जाम का अध्ययन कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो बड़ा ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। छठा प्रश्न, उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र किससे कहा जाता? उत्तरी कृष्ण, यानी देखो उत्तरी का मतलब नॉर्थन। अब देखो कृष्ण का मतलब काले यानी ब्लैक हो जाएंगे, तो NBPW ये वेयर है ना, नॉर्थन ब्लैक पॉटरी जो वेयर है उसे किन्हें कहा जाता है? ये उत्कर्ष श्रेणी के मिट्टी के कटोरे थालियाँ जिन पर चमकदार कलाई चढ़ी होती है उनको हम क्या कहते हैं? उनको उत्तरी कृष्ण मार्जित या NBPW के नाम से जानते हैं। ये एक मर्दभांड संस्कृति, अलग अलग मर्दभांड संस्कृति, उनमें से भी एक उत्तरी कृष्ण मार्जित जो पात्र वो भी एक मर्दभांड संस्कृति है। श्रेणी किसे कहा गया? अब देखो बड़ा ही महत्वपूर्ण है श्रेणी। श्रेणी यानी संगठन, तो ये उत्पादकों और व्यापारियों का जो संघ होता है उस संघ को क्या कहा गया? श्रेणी कहा गया, क्योंकि विभिन्न प्रकार की श्रेणियां ही उस समय व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को संचालित करती थी, उन्हें नियंत्रित करती थी। सोने के सिक्के सबसे पहले किसने जारी किए? तो सबसे पहले सोने के सिक्के बाद में कुषाण शाह राजाओं ने जारी किए थे। जो विम कडपिस था उन्होंने क्या किया था? सोने के सिक्के भारत के अंदर चलाए थे। आधुनिक भारतीय भाषाओं की मूल लिपि कौन सी है? तो आधुनिक भारतीय भाषाओं की मूल लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि, जो अशोक के शिलालेखों के अंदर हमें देखने को मिल रही है। उसी ब्राह्मी लिपि से जो आधुनिक भारतीय भाषा है उन भाषाओं की लिपि का क्या हुआ है? विकास हुआ है। ब्राह्मी लिपि का सबसे पहले अर्थ किसने और कब निकाला? तो अंग्रेज थे एक जेम्स प्रिंस है, उन्होंने 1838 में निकाला, और कहीं आपको 1837 भी मिल सकता, तो दोनों ही सही। आपकी बुक्स में 1838 आया तो 1838 में निकाला। अशोक ने कौन सी 2 उपाधियों का प्रयोग किया? अशोक ने देवनाम प्रिय यानी देवताओं की तरह वो प्रिय होता है, और प्रियदर्शी या प्रियदर्शी मतलब वो दिखने में बड़ा प्रिय लगता है, तो इस तरीके की उन्होंने उपाधियों को धारण किया था।
कौन सा? देवनाम पिए और पियदसी। कहीं देवनाम पियदसी ऐसा भी लिखा मिलता है, कहीं राजा भी लिखा मिलता है, तो ये अलग अलग उसकी उपाधियां देखने को मिलती है। आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा था? तो आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है मनुस्मृति। ये विधि ग्रंथ, ये कानून की पुस्तक है। जो हिंदू कानून उनका अधिकतर संकलन इसी के अंतर्गत किया गया और प्राचीन काल से लगाकर मध्यकाल लगभग भारत के आज़ाद होने तक भी काफ़ी कुछ कानूनों का निर्णय इसी मनुस्मृति आदि स्मृतियों के आधार पर हुआ करता था। शासकों की प्रतिमा यानी उनकी मूर्ति और नाम के सिक्के सर्वप्रथम किस राजवंश के राजाओं ने जारी किए थे? अब देखो, भारत के सबसे प्राचीनतम जो ज्ञात सिक्के आहत है, जिन पर किसी की आकृति नहीं है, सिर्फ उन पर विभिन्न अलग अलग प्रतीक बने हुए हैं। और जबकि भारत के अंदर हिंद यूनानी आए, जिनको इंडो ग्रीक शासक भी कहते हैं, उन्होंने सिक्के के ऊपर अपनी खुद की तस्वीर बनाई। प्रतिमा का शासकों ने मतलब क्या अपनी खुद की यहाँ पर क्या बनाई? तस्वीर उन्होंने सिक्कों के ऊपर बनाई। तो सबसे पहले कौन थे? हिंद यूनानी। ऊपर अभी हमने देखा था सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले कुषाण शासक थे, जबकि सिक्के के ऊपर शासक की प्रतिमा और नाम या ऐसा कह सकते हैं लेख युक्त सिक्के सबसे पहले जारी करने वाले हिंद यूनानी शासक या इंडो ग्रीक शासक थे। आरंभिक काल में सबसे महत्वपूर्ण शासिका कौन थी? प्रभावती गुप्त। ये गुप्त वंश से संबंधित है। जो गुप्त वंश का शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, उसकी जो पुत्री थी प्रभावती गुप्त। इसके 2 ताम्रपत्र भी मिलते हैं और ये वाकाटक वंश के अंदर इसका विवाह हुआ था। तो कुछ समय तक ये शासन संचालिका भी थी। तो इस कारण सबसे महत्वपूर्ण शासिका कौन थी? आरंभिक काल की प्रभावती गुप्त। रोमन साम्राज्य को किन किन वस्तुओं का निर्यात किया जाता था? अब मौर्य काल की बात हो रही तो वहीं उसी समय काली मिर्च के बहुत लंबे समय तक भारत से काली मिर्च का निर्यात किया जाता। कपड़े तो ये सदाबहार थाई और जड़ी बूटियाँ। अब देखो अगला वही जो अभी मैंने आपको बात कह दी, आहत सिक्के किसे कहते हैं? तो इन सिक्कों पर प्रतीकों को आहत करके, आहत मतलब ठप्पा मार करके जैसे पंच करते हैं, तो इसी कारण इसको आहत सिक्के या इनको पंचमारक सिक्के भी कहा जाता है। इनके 2 नाम है, या तो आहत सिक्के या पंचमारक। इसमें क्या होता था, जब सिक्का बनाकर ऊपर जो इसका फरमा बना रहता था और उससे क्या किया जाता, जोर से इसके ऊपर दबाव डाला जाता था, पंच किया जाता था, जिससे वो जो प्रतीक चिन्ह होता था वो प्रतीक चिन्ह इनके पर क्या हो जाता था? अंकित हो जाता था। तो इसी कारण इसको आहत सिक्के या पंचमारक सिक्के कहा जाता। आहत का मतलब चोट, चोट करके उसके ऊपर प्रतीक चिन्ह अंकन किया जाता था। महापाषाण से आप क्या समझते हैं? तो देखो 1 ईसा पूर्व की यानी जो प्रथम सहस्त्राब्दी के दौरान मध्य और दक्षिण भारत में पाए जाने वाले बड़े बड़े पत्थर के ढांचे, इन्हें कब्रगाहों के ऊपर रखा जाता था। यानी मतलब ये समाधियाँ एक तरीके की क्या है? समाधियाँ, या कह सकते हैं ऐसा, ये एक तरीके की जो कब्रें हैं, क्या है? कब्रें हैं। और शवों के साथ विभिन्न प्रकार के लोहे के उपकरण और औजारों को भी क्या किया जाता था? दफनाया जाता था। अगला क्वेश्चन है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व को प्रारंभिक भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस काल में प्राय आरंभिक राज्यों ने क्या लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों के साथ में जोड़ा गया। ये कौन सा काल है? जो महाजनपद काल है। महाजनपद काल के बारे में बात की जा रही है। तो महाजनपद काल यानी जनपद महाजनपदों में क्यों कन्वर्ट हो गए? क्योंकि एक तो लोहे का प्रयोग इस समय बढ़ने लग गया, जिससे लोग क्या हुए, जंगल अधिकतर साफ करने के लिए अधिकतर जमीन को खेती योग्य बनाया जाने लगा और बड़े बड़े रास्तों का निर्माण किया गया और लोहे से अच्छे तीक्ष्ण औजार बनाए गए, जिससे जनपद महाजनपद में, और उनमें से भी जो 16 जनपद थे उसमें मगध जनपद इसी कारण शक्तिशाली बनकर आया था। और साथ में इस कारण सिक्कों का प्रयोग भी होने लगा था, जिससे व्यापार वाणिज्य में क्या हुई, आसानी हुई। और इसी काल में बौद्ध और जैन सहित विभिन्न जो दार्शनिक परंपराओं का भी उदय हुआ। गौतम बुद्ध है, महावीर स्वामी है, वो इसी समय के दरमियान हुए थे। और 2 जो नए धारा में वो भारत के पटल पर सामने, भारत के विश्व पटल पर सामने आए थे। अगला हम देखेंगे धम्म महामात, ये कई जगह महापात्र भी लिखा मिलता। कौन थे? तो ये मौर्य सम्राट जो अशोक द्वारा नियुक्त एक विशेष अधिकारी थे। उनकी नियुक्ति किसके लिए होती थी? धम्म के प्रचार के लिए इनकी क्या की जाती थी? नियुक्ति की जाती। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अशोक ने अपने कौन से शिलालेख में धम्म महापात का उल्लेख किया है। जो मैंने आपको पाठ पढ़ाया था उस समय बताया था। मौर्यों के बारे में जानने के लिए कोई 2 स्रोतों के बारे में, देखो किसी चीज़ के बारे में हम स्रोत बिना जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते, तो आप यहाँ बनाइए कौन। तो एक तो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, हालांकि नाम अर्थशास्त्र लेकिन ये किसकी पुस्तक है? राजनीति की पुस्तक है। इसके अलावा मेगास्थनीज का इंडिका है। मेगास्थनीज जो यूनानी राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री गुरु था। और अशोक के शिलालेख, अशोक के विभिन्न जो 14 शिलालेख मिले हैं
वो शिलालेख है, जिसको शिलालेख हो या अभिलेख के अंदर सारे आ जाते हैं, जैसे शिलालेख है, स्तंभ लेख है। तो अशोक ऐसे काफी सारे अभिलेख मिले जिसमें शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख, तो उन सबसे क्या मिलते हैं, हमें मौर्य काल के प्रमाण मिलते हैं। कुषाण कौन थे? बहुत बढ़िया कि उसने चीन में रहने वाली एक कबीलाई जाति जिसको यूची कहते थे, मध्य एशिया से लेकर पश्चिमोत्तर भारत में इन्होंने क्या किया, विशाल साम्राज्य पर क्या किया था, शासन किया था। और भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले कुषाण शासकों ने ही जारी किए थे। अशोक के अभिलेख किन किन भाषा और लिपियों में लिखे गए? तो अशोक के अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि के अंदर, भारत की जो अन्य जो लिपियां वो उसका विकास इसी ब्राह्मी लिपि में हुआ। और प्राकृत भाषा अधिकतर जो जैन धर्म के ग्रंथ वो इसी प्राकृत भाषा के अंदर लिखे गए हैं। और ख्रोष्टी लिपि, जैसे कुछ क्षेत्रों के अंदर ख्रोष्टी लिपि भी मिली जो पश्चिमोत्तर भारत के अंदर, तथा पश्चिमोत्तर के अभिलेख जो यूनानी और आरामाइक भाषा में भी लिखे गए, जहाँ पर यूनानी लोग रहा करते थे। आरामाइक भाषा बोलने जो ईरान के साइड वाला क्षेत्र था, तो जिस क्षेत्र में जिस भाषा को जानने वाले लोग रहते थे, अशोक ने वहाँ के लोगों को आसानी से उनके उपदेशों को, उनके आदेशों को समझ सके, इसी कारण उनकी भाषा और लिपि में उनका अंकन करवाया था। तो बड़ा ही महत्वाकांक्षी शासक था और बड़ा ही दूरदर्शी शासक था। मगध के एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उदय के कारणों पर आपको चर्चा करनी, क्यों उदय हुआ? क्योंकि एक तो वह महत्वाकांक्षी शासक यानी योग्य शासक हुए, जैसे बिंबिसार, अजातशत्रु है, महापद्मनंद, ये दोनों हर एक वंश के, ये नंद वंश का है, ठीक है। तो ऐसे सक्षम राजा हुए, योग्य राजा हुए, जिन्होंने एक योग्य नेतृत्व प्रदान करते हुए मगध को एक शक्तिशाली राज्य। इसके अलावा लोहे की खान इनके पास, जो वर्तमान झारखंड आप देखते हो ना, बिहार से लगो, झारखंड और बिहार के इस क्षेत्र के अंदर लोहा निकलता था। लोहे से इन्होंने औजार बनाए, जिनसे युद्ध में भी इन्होंने मदद दी, खेती बाड़ी करने में, रास्ते बनाने में, सब जगह इनको इन लोहे के हथियारों ने क्या दी, मदद दी। इसी कारण ये अपने क्षेत्रों पर भारी पड़े और इससे ये शक्तिशाली राज्य के रूप में उभर कर उपजाऊ मिट्टी थी। यहाँ गंगा और सोन जैसी नदियों के द्वारा बड़ा ही उपजाऊ सिंचित क्षेत्र था, जिसमें खादान वगैरह हर चीजें भरपूर पैदावार यहाँ पर प्राप्त होती थी। इसी कारण भी मगध एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभर कर सामने आया। अगले जंगली क्षेत्रों में हाथी उपलब्ध थे इधर, और जिससे सेना का जो महत्वपूर्ण भाग था, क्योंकि उस समय गज सेना हर सेना का महत्वपूर्ण भाग हुआ करती थी। हालांकि बात देखते हैं मध्यकाल में यही गज सेना भारतीयों की हार का भी कारण बनी थी, लेकिन वो एक समय था जो प्राचीन समय में ये महत्वपूर्ण हुआ करती थी। और इनकी दो राजधानी थी, एक राजगृह जिसे किलेबंद शहर था जिसको राजगीर भी कहा जाता, और उसके बाद दूसरे आगे चलकर पाटलिपुत्र राजधानी बनी जो गंगा नदी के किनारे थी। यानी प्राकृतिक रूप से भी ये काफी कुछ सुरक्षित थी। अगला देखेंगे महाजनपदों की प्रमुख 5 विशेषताओं की व्याख्या करनी है। अधिकांश महाजनों पर राजा का शासन होता था, लेकिन गण और संघ नाम से भी प्रसिद्ध राज्यों में कई लोगों के समूह का शासन था। मतलब यहाँ पर महाजनपद कुल कितने थे? 16 थे, 2 प्रकार के थे इसमें। इनमें से 10 हमें गणराज्य भी देखने को मिल रहे जो 2 राज्यों के अंदर बंटे हुए थे। यानी हम कह सकते हैं 16 तो इसमें राजतंत्र था 16 में, और 2 में गणतंत्र था। और 2 जो गणतंत्रात्मक जो राज्य थे उनमें एक में 8 और एक में 2 गण, यानी एक तो मलो का था और एक वजीर संघ वाला, तो ये दोनों गणतंत्र थे। तो इसमें क्या था, गण और संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्यों के लोगों का भी वहां शासन होता था। प्रत्येक महाजनपदों में एक किलेबंद राजधानी हुआ करती थी जिसमें शासक वर्ग रहा करते थे। स्थायी सेना होती थी जिसे प्राय कर्षक वर्ग से नियुक्त किया जाता था, और नियमित नौकरशाही होती थी जो राज्य के कार्य को सुचारू रूप से संचालन किया करती थी। धर्मशास्त्र में शासक सहित अन्य के लिए नियमों का निर्धारण किया जाता था, और राजा क्षत्रिय वर्ग से ही हुआ करता था। तो ये सभी नीचे किससे होता था? कौन राजा किस वर्ण से होगा, मंत्री किस वर्ण से होंगे, राजपुरोहित किस वर्ण से होगा, तो इस सब का निर्णय धर्मशास्त्रों से किया जाता था। शासकों का काम किसानों, व्यापारियों और शिल्पकारों से कर वसूल करने का होता था। अब कर बिना तो राज्य चलेगा नहीं, तो शासक सबसे ज्यादा उसको आय किससे होती थी? वो किसानों से उनकी उपज के आधार पर टैक्स लेता था, व्यापारी जो माल का विक्रय करते थे उन पर टैक्स लेता था, और शिल्पकार जो भी शिल्प का कार्य करते थे उस क्रम पर वो टैक्स वसूल किया करता था। अशोक के धम्म के बारे में लिखिए। अशोक द्वारा अपनी प्रजा के नैतिक उद्धार के लिए जिन आचारों की संहिता लागू की गई उसे हम धम्म के नाम से जानते। उन धम्म के प्रमुख सिद्धांत क्या, बहुत ही बड़ी यहाँ पर दिया गया है कि बड़ों का आदर करना, यानी अपने से जो बड़ी उम्र के लोग हैं उनका क्या करना, आदर करना। सन्यासी और ब्राह्मणों के प्रति उदारता रखना। सन्यासी यहाँ पर बौद्ध और जैन धर्म के लिए, हालांकि सन्यासी नहीं, यहाँ श्रमण शब्द है, जो बौद्ध और जैन धर्म के बारे में कहा गया। और ब्राह्मण, जो ब्राह्मण धर्म को मानने वाले तो उनके प्रति, ब्राह्मणों के प्रति उनके प्रति उदारता रखना, यानी उनको हर समय सहायता करना वगैरह, ऐसी बात का यह वर्णन किया गया है। सेवकों और दासों के साथ में उदार व्यवहार करना। दूसरों के धर्मों और परंपराओं का आदर करना, यानी अपनी बात किसी के ऊपर नहीं थोपना था, उनकी बातों को भी सुनना था। धम्म महापात्र की नियुक्ति, जो किसके लिए, धम्म के प्रचार के लिए ही इसकी नियुक्ति की गई थी,
क्वेश्चन से क्या 26वां देखेंगे, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में तक कृषि क्षेत्र में हुए मुख्य परिवर्तनों का आपको उल्लेख करना है। तो कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए लोहे के फाल वाले हल का प्रयोग किया गया, जिससे अब एक तो पहले लकड़ी का फाल वाला प्रयोग होता था, वो तो ज़्यादा उससे जुताई नहीं थी, लोहे के फाल वाले प्रयोग से ज़्यादा अब कृषि भूमि जोती जाने लगी, जिससे ज़्यादा उत्पादन होने लगा था और गहराई तक अब जमीन के अंदर जुताई की जाती, जिससे फसलें भी क्या हुई, अच्छी हुई। गंगा घाटी में धान की रोपाई हो गई, जिससे भी उत्पादन बढ़ा, बहुत अच्छी तरीके से कृषि के क्षेत्र में उत्पादन होने लगा, क्योंकि लोहे के कारण वहाँ एक बड़ा क्षेत्र गंगा के आसपास वाला जो जंगली क्षेत्र है उनके वृक्षों वगैरह को, झाड़ियों को काट कर साफ कर दिया गया था। सिंचाई के लिए कुओं का निर्माण किया गया, तालाबों और नहरों का प्रयोग किया, जिससे भी कृषि के क्षेत्र में क्या हुआ था, विकास हुआ था। पंजाब और राजस्थान जैसे अर्ध शुष्क जमीन वाले क्षेत्रों में खेती के लिए कुदाल का क्या होता, प्रयोग देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ की जमीन थोड़ी इतनी कठोर नहीं थी, इसी कारण यहाँ पर कुदाल का प्रयोग देखने को मिलता है। उपज बढ़ने से साधनों पर नियंत्रण के कारण बड़े बड़े जमींदार और ग्राम प्रधान जो अधिक शक्तिशाली और उनका किसानों पर अधिक नियंत्रण हुआ, क्योंकि उपज के साधन बढ़े तो उनका टैक्स कलेक्शन ज़्यादा बना, टैक्स कलेक्शन ज़्यादा बना तो वो क्या हो गए, और भी ज़्यादा वो सख्त हो गए और उन्होंने शक्तिशाली हो गए और किसानों पर अपना नियंत्रण और प्रभाव ज़्यादा बढ़ा दिया था। शासक वर्ग भूमिदान के कारण कृषि को नए क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने की नीति को अपनाया, क्योंकि शासक वर्ग के पास में खुद तो उतनी जमीन को नहीं जो, तो इसी कारण वो भूमि दूसरे लोगों को दान किया करता था, जिससे भी क्या हुआ, कृषि के क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई, यानी कृषि की उत्पादकता बढ़ी। 27वां क्वेश्चन है, इतिहास के पुनर्निर्माण में अभिलेख किस प्रकार सहायता करते हैं। तो शासकों एवं उनकी उपलब्धियों के बारे में इससे जानकारी मिलती है। जैसे हम देखते हैं अशोक के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य होता है, या कुमारगुप्त या स्कंदगुप्त, बात के जिनके भी शासकों के बारे में हमें अभिलेख मिलते हैं, उनके बारे में उनकी उपलब्धियों की जानकारी मिलती है, उसकी वंश परंपरा की जानकारी मिलती है। उस अभिलेख की जो लिपि और भाषा की जानकारी मिलती है। भूमिदान या अर्थव्यवस्था के बारे में, वो अभिलेख क्यों स्थापित किया गया, किसको क्या भूमि का दान किया गया, उस समय की अर्थव्यवस्था कैसी थी, किन चीज़ों की खेतीबाड़ी होती थी, क्या व्यापार होता था, इन सब की जानकारी मिलती है। साम्राज्य विस्तार, यानी जहाँ जहाँ जितने क्षेत्र में अभिलेख मिले तो उससे उनके साम्राज्य विस्तार का पता चलता। जैसे अशोक के शिलालेख अफगानिस्तान, ईरान की सीमा तक मिले तो इससे हमें पता चलता कि वहाँ तक उसका साम्राज्य विस्तृत था। सामाजिक और धार्मिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है, क्योंकि अभिलेखों के अंदर कई सारे प्रसंगों की हमें जानकारी देखने को प्राप्त होती है। मौर्य प्रशासन की मुख्य विशेषताएं क्या थी। केंद्रीय शासन था, पहले तो हम देखेंगे। राज्य का नियंत्रण, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सेना और वित्त, यानी राज्य ही सब कुछ था। राज्य ही सर्वोच्च विधायिका थी, राज्य ही सर्वोच्च कार्यपालिका थी और राज्य ही सर्वोच्च न्यायपालिका, सारे उसमें। और सेना का भी मुखिया वही था और वित्त विभाग का सर्वोच्च मुखिया राजा ही हुआ करता था, यानी राजा यहाँ निरंकुश था, राजा पर कोई नियंत्रण नहीं था। प्रांतीय शासन कई प्रांतों के अंदर बांट दिया जाता था, जिसमें आर्यपुत्र या राजकुमार जो होते थे वो लोग वहाँ पर क्या किया करते थे, शासन किया करते थे। फिर स्थानीय शासन देखते हैं। पाटलिपुत्र नगर का शासन 30 सदस्यों के एक आयोग द्वारा किया जाता था। स्थानीय शासन जो एक सदस्य समूह होता था वो संचालित किया करते थे। राजा साम्राज्य के उच्च अधिकारियों की नियुक्ति अपने राजा साम्राज्य को उच्च अधिकारियों की सहायता से चलाता, जैसे प्रदेश युक्त राजुक वगैरह हम देखते थे, महापात्र वगैरह, है ना। तो ये सारे सेनापति वगैरह ये जो भी हुआ करते थे, इन अधिकारियों की सहायता से राजा साम्राज्य को चलाया करता था। मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। एक तो पाटलिपुत्र, जिसको आज पटना, फिर तक्षशिला जो गांधार वाला, उज्जैनी जो बीच वाला मध्य वाला, तोसली, कलिंग और सुवर्णगिरी जो दक्षिण भारत के अंदर जो राज्य है, इन सबको अलग अलग नामों से जानते हैं। दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी हुआ करती थी। और कानून व्यवस्था, सुदृढ़ कानून व्यवस्था उस समय स्थापित थी और संगठित सेना हुआ करती थी। मैग्स ने सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक समिति और 6 उप समितियों का वर्णन किया, जिसमें भी कुल क्या होते थे, 30 सदस्य हुआ करते थे। अगला, धम्म के प्रचार के लिए धम्म महापात्र की नियुक्ति। ये बड़े क्वेश्चन है, आपके 5 नंबर के, 4 नंबर के आ सकते हैं क्वेश्चन, और जो बोर्ड परीक्षा के अंदर आपके 6 नंबर के भी आ सकते हैं। हालांकि 6 नंबर वाला इस बार तो नहीं है प्रावधान, लेकिन फिर भी देखें आप 4-5 नंबर तक के क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके लिए मैंने
जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी किया वो भी आप देख ले चैनल पर जा करके। भूमिकर सिंचाई और सड़कों के प्रबंधन के लिए भी विभिन्न अधिकारी हुआ करते थे, जो भूमिकर इकट्ठा करने का काम करते थे, सिंचाई व्यवस्था को देखते थे और सड़कों के निर्माण उसको व्यवस्थित करना आदि काम देखा करते थे। गुप्तचर विभाग भी बहुत सुदृढ़ हुआ करता था। कुछ गुप्तचर एक स्थान पर रहकर कार्य करते थे और कुछ भ्रमणशील से अलग अलग प्रकार के गुप्तचर हुआ करते थे, जो राज्य की हर गतिविधियों की जानकारी शासक तक पहुंचाया करते थे। 29वां सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए नियुक्त उप समितियों की भूमिका की व्याख्या कीजिए। सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक समिति और 6 उप समितियों का उल्लेख मैग्स्टन्स ने अपनी पुस्तक इंडिका में किया। इनमें कुल 30 सदस्य हुआ करते थे। इस उप समिति का काम नौसेना, यातायात, खान पान, पैदल, अश्वारोही, रथारोही और हाथियों का संचालन, मतलब 6 समितियां हो गई। हर समिति में 5 सदस्य, कुल 30 सदस्य और हर समिति अलग अलग। एक समिति जैसे नौसेना का काम देखेगी, दूसरी यातायात खान पान का, तीसरी पैदल का, तीसरी चौथी अश्वारोही, ऐसे रथारोही और ऐसे हाथियों का संचालन। तो कुल ये मिलाकर के 6 समितियां और 6 के अलग अलग कार्य हुआ करते थे। अगला दूसरी समिति का दायित्व था विभिन्न प्रकार का जो उपकरणों को ढोने के लिए बैलगाड़ियों की व्यवस्था करती थी, सैनिकों के लिए भोजन और जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था और सैनिकों की देखभाल के लिए सेवकों और शिल्पकारों की नियुक्ति का कार्य किया करती थी। इस तरीके से सभी 6 समितियां अलग अलग कार्य किया करती थी। अशोक ने अपने साम्राज्य को एकजुट रखने के लिए क्या किया? तो अशोक ने धम्म के प्रचार के द्वारा अपने साम्राज्य को एकजुट रखने की कोशिश की। सबको धम्म के सूत्र के अंदर बांध करके एकता स्थापित करने का कार्य किया था। दूसरा पॉइंट है धम्म। इस तरीके से पॉइंट से आपको लिखना ताकि अधिकतर अच्छे नंबर प्राप्त हो सके। धम्म के प्रचार के लिए धम्मापात्र नामक विशेष अधिकारियों ने नियुक्त की। अब देखो परीक्षा के अंदर कैसा लिखना, इससे संबंधित मैंने पिछली बार जो वीडियो बनाया था राजस्थान बोर्ड के लिए वो जरूर देखें आप चैनल पर जाकर के, और जो ब्लॉग पर भी मैंने प्रश्नों के उत्तर लिखे हुए साथ में, तो आपको पता चल जाएगा किस तरीके से छोटे प्रश्नों का या बड़े प्रश्नों का आंसर आपको देना है। अशोक ने अपने साम्राज्य के विभिन्न स्थानों पर शिलालेख लगवाकर नागरिकों से संपर्क किया, यानी अपने जो भावनाएं, अपने आदेश है उनको जनता तक उन्होंने पहुंचाने का काम किया। अशोक ने युद्ध नीति का त्याग कर उसकी जगह धम्म नीति का अनुसरण किया, यानी अहिंसा की नीति पर चला था और जनता के लिए जन कल्याणकारी कार्य किए। कुएं बनाई, नहरें बनाई, सराय बनाई, सड़कें बनाई, है ना, जनता की आर्थिक सहायता भी की और धन जो था उसका पुनर्चक्रण किया। तो इस तरीके से अशोक ने एक गतिशीलता प्रदान करके कार्य किया था। जेम्स प्रिंसेप कौन था? उसके शोध कार्य से भारत के राजनीतिक इतिहास के अध्ययन को किस प्रकार की दिशा मिली? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अर्धवार्षिक और वार्षिक दोनों के लिए। तो जेम्स प्रिंसेप ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी था जिसने 1830 के दशक में अशोक के प्राचीन शिलालेखों तथा सिक्कों के में प्रयोग में की गई जो ब्राह्मी और ख्रोष्टी लिपियों को पढ़ने। तो जेम्स प्रिंसेप ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी था, यानी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भारत के अंदर काम करने के लिए हुआ था, जिसने 1830 के दशक में अशोक के प्राचीन शिलालेखों और सिक्कों के प्रयोग की गई ब्राह्मी और ख्रोष्टी लिपियों को पढ़ने में सफलता, यानी वो पहला व्यक्ति था जेम्स प्रिंसेप जिसने इनको 1838 में पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। अध्ययन से जेम्स प्रिंसेप को ज्ञात हुआ कि अधिकांश अभिलेखों और सिक्कों पर एक राजा प्रियदर्शी और मनोहर मुखाकृति वाले का वर्णन। प्रियदर्शी यानी मनोहर मुखाकृति, यानी देखने में प्रिय लगे ऐसा राजा वर्णन। उसमें राजा का नाम नहीं मिलता। उसकी इन उपाधियों के बारे में जब सब में एक जैसा, तो उन्होंने इसको अशोक से किया, क्योंकि कुछ जैसे निष्ठुर है, उदयगोला में ऐसे कुछ शिलालेख मिले अशोक के जिन पर उनका वास्तविक नाम अशोक नाम का अंकन हुआ है। प्रिंसिप को कुछ ऐसे शिलालेख प्राप्त हुए जिनमें सम्राट अशोक का वर्णन था, तो इससे उन्होंने उसके साथ इनको कोऑर्डिनेट कर दिया था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक मौर्य वंश के सर्वाधिक लोकप्रिय शासकों में से भी एक था, जिन्होंने अपनी जन कल्याणकारी नीतियों के कारण और बौद्ध धर्म को संरक्षण देने के कारण वो ज़्यादा ही प्रसिद्ध हो गया था। अगला देखेंगे इसमें इस शोध कार्य से प्रारंभिक भारत के राजनीतिक इतिहास के अध्ययन को एक नई दिशा मिली, क्योंकि भारतीय और यूरोपीय विद्वानों ने भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों की वंशावलियों की पुनर्रचना करने के लिए विभिन्न भाषाओं के अभिलेखों और ग्रंथों का क्या किया था, उपयोग किया था। तो इससे भी क्या हम देखेंगे, अब ज़्यादा से ज़्यादा हम स्रोतों का प्रयोग करेंगे इतिहास लिखने के अंदर अपने शोध कार्य के लिए, तो वो उतना ही शोध कार्य क्या होगा, प्रमाणिक और सटीक होगा। परिणाम स्वरूप 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तो भारत के इतिहास की राजनीतिक रूपरेखा स्पष्ट होकर हमारे समक्ष आई। तो ये कुल मिलाकर के जेम्स प्रिंसेप का जो योगदान था प्राचीन भारत के इतिहास को हमारे ध्यान में लाने के लिए, आने वाले पीढ़ियों की समझ में उतारने के लिए। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।